नमस्कार, एसकेजी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास की जो अपनी एक्सरसाइज है 17वीं, उसका अध्ययन करेंगे। 17वीं एक्सरसाइज के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। आज हम जो 17.1 है उसका अध्ययन कर रहे हैं। 17.1 के अंतर्गत आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं, जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, वो टॉपिक है माध्य। ठीक है, आज हम माध्य का अध्ययन कर रहे हैं। 17.1 के अंतर्गत माध्य है। 17.2, 3 और 4 इनमें भी माध्य है। माध्य निकालने के लिए आपके पास 4 तरीके हो गए हैं। एक तो हो गया सिंपल तरीका, जो हम 17.1 के अंदर पढ़ेंगे। फिर 17.2, 3 और 4 में हम कुछ विधियों का अध्ययन करेंगे। माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं, उन 3 विधियों का अध्ययन करेंगे, जिनमें आपके 3 विधियों के मैं आपको नाम बता देती हूँ। सबसे पहली विधि जो है वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि 17.2 में, ठीक है। वैसे तो पर्टिकुलर आपके नाम नहीं दिए हुए हैं 17.2, 3 और 4 में, लेकिन फिर भी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो 17.2 में हम प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे, 17.3 में हम कल्पित विधि का यूज करेंगे और 17.4 में हम पद विचलन विधि का यूज करेंगे। पद विचलन या फिर पग विचलन, दोनों में से कोई सा भी नाम हो सकता है। तो आज जो हम 17.1 पढ़ रहे हैं उसमें हम नॉर्मल जो हमारी माध्य निकालने का जो तरीका होता है उसका अध्ययन करेंगे कि नॉर्मल तरीके से हम माध्य कैसे निकालते हैं। इसमें आपके टेबल नहीं दी होगी, ठीक है। तो देखो 17.1 में जो हमारे माध्य निकालने का सूत्र है वो बता देती हूँ। माध्य निकालने का सूत्र है, माध्य बोल सकते हो या फिर औसत नाम आ सकता है। माध्य या औसत निकालने का जो सूत्र है वो है प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, या फिर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। अब प्रेक्षण और आंकड़े आप समझ गए होंगे कि बहुत सारी संख्याएं दी होगी हमें, हो सकता है 5, हो सकता है 10, हो सकता है कितनी भी, ठीक है। तो कुछ प्रेक्षण दिए होंगे, मतलब कुछ संख्याएं दी होंगी और हमें उनका माध्य निकालना है। अब माध्य का मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रेक्षण हमें दिए गए हैं, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 10 हो, हम उन प्रेक्षणों का जो बीच का मान है वो निकालेंगे कि उन सभी प्रेक्षणों के बीच में कौन सी वैल्यू आती है। तो जो भी प्रेक्षणों के बीच में वो जो मान है वही उन प्रेक्षणों का क्या कहलाएगा, वो उन प्रेक्षणों का माध्य कहलाएगा। अब माध्य निकालने का सूत्र मैंने आपको बता दिया है, ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। औसत या माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या अथवा आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। ये हो गया माध्य निकालने का सूत्र। अब हम आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब आपके एक दो मतलब क्वेश्चन ऐसे हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल सूत्र का यूज है और कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करके आपके पास सीधा आंसर आएगा। उनमें से एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ जिसमें कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं। जो फ्रैक्शन है वो देखो क्या है, आपके सामने है फ्रैक्शन। जो आपका जो आपके प्रेक्षण है वो है 4। जो प्रेक्षण है वो मैं आपको सामने बोर्ड पे लिख रही हूँ कि प्रेक्षण हमें क्या क्या दिए हुए हैं। तो पहला प्रेक्षण देखिए क्या दिया हुआ है। पहला प्रेक्षण हमें दिया गया है 1720। पहला प्रेक्षण हमें 1720 दिया गया है। ऐसे ही दूसरा प्रेक्षण हमें क्या दिया गया है, दूसरा प्रेक्षण हमें जो दिया गया है वो है 1750। 1720, 1750, फिर आगे है 1760, 1710। ऐसे करके हमें 4 प्रेक्षण दे दिए, मतलब 4 आंकड़े हमें दे दिए, ठीक है। और हमें इन सभी आंकड़ों के मध्य का जो मान है, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें इनका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। माध्य निकालने के लिए हमने वही सूत्र का यूज किया। तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, यहां आप आंकड़ों का योग भी लिख सकते हैं। तो प्रेक्षणों का योग बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं। प्रेक्षण, प्रेक्षण हमें जो दिए गए उनका योग करना है ऊपर, मतलब उन सभी प्रेक्षणों को हमें जोड़ना है। तो प्रेक्षण हो गए 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710। अपोन में क्या आएगा, प्रेक्षणों की संख्या, मतलब कितने प्रेक्षण हमें दिए गए हैं। तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास कितने प्रेक्षण है, हमारे पास टोटल प्रेक्षण है 4, मतलब मेरे पास 4 आंकड़े दिए गए हैं। तो इसलिए बट्टे में कितना आ गया, 4। यहां तक क्लियर होगा।
अब क्या करना है, अब इन सबको ऊपर वालों को प्लस करना है और जो 4 है नीचे वाला उसका भाग देना है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। 60 और 10 70, 70 और 50 120, 120 और 20 140। तो 140 यहाँ पे आ गया 40, 140 हाथ से लगी 1, 7 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 और हासिल जो 1 लगी थी वो हो गया 29, 29 का 9 और हासिल कितनी लग गई 2। तो आपके पास आया 1 2 3 4, 4 तो ये और 2 हासिल की, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। यहाँ तक क्लियर होगा। अब बट्टे में कितना है, बट्टे में है 4, ये क्लियर है। अब क्या करना है, 6940 आया, उस 6940 में हमें इस 4 का क्या देना है, इस 6940 में हमें 4 का भाग देना है। तो देखिए भाग देके देखते हैं। 6940 में हमने 4 का भाग दिया, भाग गया एक बार, यहाँ पे बचा 2, उतारा 9, 7 चौक 28, बचा 1, यहाँ उतारा 4, 4 तिया 12, यहाँ पे आया 12, घटाया 2, बचा 0, 5 चौक 20। भाग पूरा पूरा गया है और जरूरी नहीं है कि भाग पूरा पूरा ही जाए, हमेशा हो सकता है कि भाग पूरा पूरा ना जाए, शेषफल कुछ प्राप्त हो। जिस स्थिति में आपके पास शेषफल प्राप्त होगा उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लेके आगे वैल्यूज निकालेंगे, मतलब पॉइंट में भी मान आ सकता है। कंपल्सरी नहीं है कि पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, जैसे 1735 एक पूर्ण संख्या है, उसी प्रकार आपके पास पूर्ण संख्या प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आया 1735। ये हो गया हमारे माध्य। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम ऐसे ही करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कुछ आंकड़े देकर हमें उसका माध्य दे दिया। माध्य दे दिया मतलब हमें माध्य का मान दे दिया, यानी आंसर हमें दे दिया है, और हमें जो प्रेक्षण दिए गए हैं उनमें से एक प्रेक्षण को गायब कर दिया, मतलब एक प्रेक्षण हमें नहीं दिया हुआ, हमें उस प्रेक्षण को ज्ञात करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके 9th क्लास में आए हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हम करते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो। तो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपके प्रेक्षण जो दिए गए हैं, मैं आपके सामने लिख रही हूँ कि प्रेक्षण हमें क्या क्या दिए गए हैं। तो प्रेक्षण हो गए हमारे पास, छोटे ही है प्रेक्षण तो, और वैल्यूज निकालनी है वो निकालनी है x की, ठीक है। तो प्रेक्षण देखो क्या क्या है, प्रेक्षण है सेकंड क्वेश्चन में 3 5 8 x 3 2 1, 3 3 5 8 x 3 2 1 और एक प्रेक्षण है 4 4 3 5 8 x 3 2 1, ये आपके पास प्रेक्षण हो गए, ठीक है। वापस देख लेते हैं, 3 4 5 8 x 3 2 1। अब प्रेक्षणों की संख्या देखो कितनी है, तो प्रेक्षणों की संख्या 3 तो ये 3 ये 6 6 और 2 8, 8 प्रेक्षण है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब 8 प्रेक्षण हमें दिए गए हैं, हमें ये जो 8 प्रेक्षण है उनमें से 7 का मान तो मेरे पास है, एक प्रेक्षण x है जिसका मान हमारे पास नहीं है, उस प्रेक्षण को हमें ज्ञात करना है। हमें एक चीज दी गई है, मतलब हमें क्या दिया गया, हमें माध्य दिया गया, हमें इन सभी प्रेक्षणों का जो माध्य है, यानी जो हमारा आंसर है वो हमें दिया गया है, और आंसर कितना है, आंसर है 4। इसका मतलब हमारे पास ये जो माध्य है उसकी जगह कितना चलेगा, उसकी जगह चलेगा 4। अब आगे चलते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो इधर आया 4 बराबर प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों को जोड़ देते हैं। तो 4 + 3 + 5 + 8 + x + 3 + 2 + 1, और बट्टे में कितने प्रेक्षण थे, 8, तो बट्टे में 8 आ गया। ये क्लियर होगा। अब क्या करना है, 4 को उतारा, इन सभी प्रेक्षणों को जोड़ देते हैं। तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 तो ये हो गया, 20 25, 25 और 1 26। इसका मतलब ऊपर वाले प्रेक्षणों का योग आया 26 प्लस का x और बट्टे में 8। ये क्लियर है। अब क्या करना है, इधर 8 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, ये दोनों संख्या ही नहीं है कि जुड़ जाए, ये तो संख्या है, ये संख्या नहीं है, इसलिए ये एज इट इज ऐसे ही उतरेगी। अब क्या करना है, मैंने तिर्य गुणा किया है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 लिया तिरछा गुणा किया, 8 और 4 का गुणा हो गया 32,
बराबर में आया 26 प्लस x। 26 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो आपके पास आया 32 माइनस 26 बराबर में कौन बचा, x। तो आपके पास आया 32 माइनस 26 यानी 6। ये आ गया आपके x का मान। ये समझ में आया होगा। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम करेंगे, देखिए आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल अलग है इन दोनों से। क्या सवाल है वो बता देती हूँ। आपको ये दिया गया है कि एक कक्षा के 2 सेक्शन है, 10th क्लास है जैसे, तो 10th क्लास के 2 सेक्शन हो गए। एक हो गया सेक्शन ए, एक हो गया सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके पास 25 छात्र हैं और सेक्शन बी जो है उसमें 35 छात्र हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है वो सुनो। जो हमारा सेक्शन ए है उसमें 25 छात्र हैं और 25 छात्रों का औसत भार दे दिया, औसत वजन दे दिया। अब 25 छात्रों का औसत वजन क्या हुआ, मतलब क्या है इसका कि 25 छात्र हैं तो 25 छात्र हैं तो सबका अलग अलग वेट होगा। किसी का सिमिलर भी हो सकता है, जैसे 50-50 किलो के 2-3 हो सकते हैं, 47 किलो के 2-3 हो सकते हैं ऐसे। तो आपके पास 25 छात्रों का अलग अलग वजन हमने जो भी है हमने उनको प्लस किया और उसमें 25 का भाग दिया। ठीक है, 25 का भाग देने पर हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई वो हो गया 25 छात्रों का औसत भार या औसत वजन। ठीक है, तो हमें वो मान दिया हुआ है। मान क्या दिया हुआ है, मान दिया हुआ है 51 किलो, यानी 25 छात्रों का औसत भार 51 किलो है। तो देखो 25 छात्रों का औसत भार, 25 छात्रों का औसत भार या फिर वजन 51 केजी। 25 छात्रों का कुल भार, कुल भार देखो, अगर जब भी आपको कुल निकालना हो, ठीक है, तो क्या करना है, जो आपका औसत आया उसको गुणा कर दीजिए आपकी संख्या से। कितने का औसत दिया हुआ है, 4 संख्याओं का औसत है या 10 संख्याओं का औसत है या 25 संख्याओं का औसत है। तो मेरे पास जो औसत था यानी 51, वो कितने का था, 25 का था। संख्या 25 है तो हम क्या करेंगे, इस औसत को या फिर बोल सकते हो माध्य को किससे गुणा कर देंगे, 25 से। जब हम औसत को संख्या से गुणा कर देते हैं तो जितनी संख्या हमें दी गई होती है उनका कुल आ जाता है। तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 25 छात्रों का कुल भार, मतलब सभी का जो योग है वो आ जाएगा। वो निकालने के लिए हमने 25 को गुणा किया किससे, 51 से। तो देखो गुणा करके देखते हैं, 51 मल्टीप्लाई 25, ये हो गया 5, 25 यहाँ पे 2 और 10, तो आया 5 7 2 1, यानी 1275 किलो। ये 25 छात्रों का कुल भार आ गया है। ठीक है, अब ऐसे ही आगे काम करते हैं 35 छात्रों के लिए। 35 छात्रों का कुल भार निकालेंगे। उसका औसत हमें क्या दिया हुआ है, उसका औसत भार हमें दिया गया है 54 किलो, 54 किलो। 35 छात्रों का औसत भार अगर 54 किलो है तो 35 छात्रों का कुल भार कितना हो गया, 35 छात्रों का कुल भार ये हो गया 54 इंटू 35। यहाँ तक क्लियर है। अब 54 और 35 का गुणा कर लेते हैं, तो 54 इंटू 35, 5 चौक 20, 25, 25 और 2 27, 4 तिया 12, 1 2, 5 तिया 15, 15 और 1 16। तो इधर आया 0 9 8 1, यानी 35 छात्रों का जो कुल भार है वो आ गया 1890 किलो। यहाँ तक समझ में आया। अब ज्ञात क्या करना है सवाल में वो सुनिए। 25 छात्रों का कुल निकाल लिया, 35 छात्रों का कुल निकाल दिया। अब हमें पूछा है कि 60 छात्रों का औसत वजन कितना होगा, 60 छात्रों का। तो देखो 25 और जो 35 है, अगर मैं उन दोनों को प्लस करती हूँ मेरे पास 60 छात्र आ जाते हैं। तो 60 छात्रों का औसत वजन निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम 60 छात्रों का कुल वजन निकाल लेते हैं। अब 60 छात्रों का कुल वजन कैसे निकालेंगे, 25 का कुल निकाल लिया, 35 का कुल निकाल लिया, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, और इन दोनों को प्लस करके जो संख्या है कुल संख्या उसका भाग दे देंगे। तो कुल संख्या मतलब कितने छात्र है टोटल, तो टोटल छात्र हो गए 60। तो टोटल वजन में टोटल जो छात्र हैं उनका भाग देंगे। जैसे ही हम उनका भाग देंगे तो 60 छात्रों का औसत भार आ जाएगा। तो देखो 60 छात्रों का, 60 छात्रों का कुल भार, 60 छात्रों का कुल भार बराबर, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 1275 को
जब हमने 1890 में प्लस किया तो हमारे पास आया 5, 9 7 16, 8 और 2 10, 10 और 1 11, यहाँ पे 1 1 2 और 3, 3165। तो हमारे पास आया 3165 किलो। 60 छात्रों का कुल भार आ गया 3165 किलो। अब हमें औसत निकालना है, तो 60 छात्रों का औसत भार, औसत भार 60 छात्रों का औसत भार बराबर 3165 बट्टे 60, मतलब टोटल भार में हम छात्रों की संख्या का भाग दे रहे हैं। अब भाग दे के देखते हैं कि कितना आता है। तो देखो 3165 में हमने जब 60 का भाग दिया तो 6 पंजे 30, यहाँ पे आया 300, घटाया तो आया 6 और 1 5, 6 दूनी 12, यहाँ पे आया 120, घटाया तो 45, आगे संख्या नहीं है तो 0, यहाँ पे लगा पॉइंट, 7 छंग 42, यहाँ पे आया 7, घटाया तो 30, वापस 0, यहाँ पे आया 5, क्योंकि 300 जो है वो 60 के पढ़े में 5 नंबर पे आता है। ये हमने भाग दिया तो हमारे पास भाग देने पर संख्या जो प्राप्त हुई है वो आई है 52.75। ठीक है, 52.75। मैंने पहले भी बोला था जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो, आपके पास पॉइंट में भी संख्या आ सकती है। तो जब हमने टोटल भार में टोटल छात्रों की संख्या का भाग दिया तो हमारे पास औसत भार आया 52.75 किलो। ये आ गया 60 छात्रों का औसत भार। ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।